1997 और शायद इनका जोश मेरे से ज्यादा है। राव नरवीर सिंह जी, कैप्टन राम सिंह आज ये फंक्शन किया है जिसने हमको नेताजी की याद दिलाई, आजाद हिंद फौज के सूरमाओं की याद दिलाई, और शायद ही कोई ऑफिसर है आईएनए का जिसने आजादी के पहले और बाद इतना काम। देखिए साहब, ये बहुत बड़ी त्रासदी। कैन वी हैव दैट ऑन? वो जो कहना चाहता हूं, अगर आप आजाद हैं आज, ठीक है साहब, मेरे वर्ड्स जरा ध्यान से सुनिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेताजी और आजाद हिंद फौज की वजह से, ठीक है साहब। और मैं ये हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूं। मैं रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री हिस्ट्री में पीएचडी करी है मैंने, तो मैं इतना अनपढ़ भी नहीं हूं, फौजी हूं लेकिन इतना अनपढ़ भी नहीं हूं। अपनी रिटायर मैंने खत्म, क्योंकि मेरी बेटी थी, वो भी पीएचडी कर चुकी थी, मेरी बहन भी कर चुकी थी। मुझे बड़ी शर्म आई कि हम फौजी जो है अनपढ़ रह गए, तो ये पीएचडी करी थी और मिलिट्री हिस्ट्री में। हमने साहब बहुत रिसर्च करी है। हमारी एक आईएनए की ट्रस्ट है जो कि इनके पिताश्री ने शुरू की, एक ट्रस्ट फॉर द आईएनए। आजकल वो चला रहे हैं ब्रिगेडियर चिकारा साहब। लेकिन हमने क्या किया, मेरे को एक ईमेल आई अमेरिका से। एक डॉक्टर कल्याण डे थे, हिस्टोरियन है, वो बोले कि मैं रिसर्च करना चाहता हूं ये नेताजी और आईएनए के योगदान पे। तो वो साहब 6 महीने लंदन गए अपने खर्चे पे, और लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स हैं, ठीक है साहब, जो 1977 में डीक्लासिफाई की गई थी। ये अंग्रेजों के दस्तावेज हैं जहां अंग्रेज बता रहे हैं कि हमने भारत क्यों छोड़ा। ये बिपिन चंद्रा नहीं बता रहा, वो उस खानदान का चाटुकार, तलवे चाटने वाला। ये रोमिला थापड़ जी सुश्री नहीं कह रहे, ये बड़े कोर्ट हिस्टोरियन कहे जाते हैं कि दरबार के। और क्या नैरेटिव शुरू किया उन्होंने, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अरे साहब, झूठ बोलना हो तो इतनी धड़ल्ले से नहीं बोलते, क्योंकि यू आर अ लायर, समझ रहे हैं? एंड आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। हमने ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल, फील्ड मार्शल लॉर्ड ऑकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, फॉर्मर कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वायसरॉय ऑफ इंडिया, फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल, ठीक है साहब। उसके अलावा पैट्रिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, जो 1945 से 1950 तक प्राइम मिनिस्टर था, उसके दस्तावेज पढ़े हैं। इस किताब में मैंने उनको कोट नहीं किया साहब, साइट नहीं किया, फोटो कॉपी करके वो चिट्ठियां अंग्रेजों की लगा दी, फोटो कॉपी करके ओरिजिनल चिट्ठियां इस किताब में लगा दी है। जिसकी आंखें हैं वो पढ़ ले, ताकि कोई शक है तो साहब प्रत्यक्ष प्रमाण। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। आजादी तुमको किसने दी? तुम्हारी छीनी किसने? अंग्रेजों ने? किसने दी आपको? आपको अगर दिया तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसने वो साइन किया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी टेस्टिमनी पड़ी है ना कि हम क्यों गए। ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, नाम मुझे, आई एम जस्ट लिविंग, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। देखिए बुढ़ापा आ रहा है मेरे को भी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, वो कलकत्ता आए थे। तत्कालीन वहां के जो गवर्नर थे पीबी चक्रवर्ती, वो चीफ जस्टिस होते थे वहां के, उनके साथ वो 5 दिन लगाए।
चक्रवर्ती साहब भी हिस्टोरियन थे और बड़ा पैना शार्प दिमाग था, आफ्टर ऑल वकील थे। तो साहब उनने उनसे बात करी, उन्होंने बोला साहब देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आई, 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है साहब, वो फेल हो गई। अंग्रेजों ने 57 गोली पलटने लगाई, एक हिंदुस्तानी पलटन नहीं लगाई, क्योंकि उनको शक था कि वो अब अपने देशवासियों पे फायर नहीं करेंगे। उन्होंने गोली पलटन लगाई, अपनी ब्रिटिश पलटन, कैनेडियन पलटन, ऑस्ट्रेलियन पलटन, न्यूजीलैंड की पलटन लगाई। तमाम कांग्रेस के जो लीडर थे, महात्मा गांधी, नेहरू से लेकर जेल में घुसेड़ दिए, ठीक है साहब। और वहां जेल में महात्मा गांधी जी बेचारों ने फास्ट शुरू किया। वहां से चर्चिल बोला लेट हिम डाई, मर जाने दो इस बुड्ढे को, अभी तक मरा क्यों नहीं। तो लोग हमारे जो भारतीय थे वो गांधी जी के पास बोले, गांधी जी आप प्लीज ये आमरण अनशन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े खुश होंगे कि अगर आप मरे, ये अंग्रेज खुश होंगे, जमाना बदल गया है, अब वो नाटक शाटक जो कर रहे थे आपके साथ, ये आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तुम सिर खाक लड़ रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो आजादी की। आजादी भीख मांग कर नहीं ली जाती, आजादी लड़के ली जाती है, ठीक है साहब। हमने भीख मांग के आजादी नहीं ली है, चाटुखोरे एक भीख का टोकरा नहीं डाला आगे, जैसे कि ये हमारे इतिहास में लिखा गया। 60,000 की आजाद हिंद फौज थी, 60,000, उसमें से 26,000 लड़ते लड़ते शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। 44%, 44% कौन सी फौज है जो इतना बड़ा पैमाना, इतना रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस बता सकती है। मैं आपको 26,000 की जो जो आंकड़ा है, इसकी भूमिका समझाओ। हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल इस सरकार ने बनाया, दशकों बाद मेमोरियल बनाया साहब, और उस नेशनल वॉर मेमोरियल में 1947 से लेकर अब तक कितने नाम हैं? 26,680। 13 लाख आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से जो कुल कुर्बानी है आज तक, जो हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल पे नाम है, जिसमें शामिल है मेरे बड़े भाई का नाम, मेरे कोर्समेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्रा, मेरा बैचमेट कर्नल एजेसी नायर, अशोक चक्रा, कीर्ति चक्रा, ये सब नाम वहां पे लिखे। टोटल 26,000 से थोड़े ज्यादा था। और यहां साहब 13 लाख में से, यहां 60,000 में से 26,000 की कुर्बानी दी है, तकरीबन 3 साल की लड़ाई में। कैन यू अंडरस्टैंड दैट स्केल ऑफ सैक्रिफाइस? किस मुंह से तुम कह रहे हो दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल? अरे वो उपवास करके नहीं लड़ रहे थे, तोपों, मॉर्टर्स, मशीन गन्स, राइफल्स, बेरक से लड़ रहे थे, समझ गए साहब? और क्या झूठ तुम बोल रहे हो कि तुम 26,000 की कुर्बानी दबा दोगे, 26,000 पितरों का त्राण नहीं करोगे। तुमको उनकी बद्दुआ लगेगी, समझ गए आप? आपको लगेगी। 75 साल हो गए साहब आजादी के बाद, आज तक इस देश में मुझे एक पत्थर, शो मी वन ब्लडी स्टोन जहां उनका नाम लिखा हो, क्यों नहीं लिखा? क्या जवाब दोगे उस अनाथ बच्चों को, उनके क्या जवाब दोगे उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, उनके माता पिता को कि 26,000 हमारे लिए लड़के मर गए? और आप आजादी का मतलब समझते हो? यहां दिल्ली में, कितनी दूर है दिल्ली यहां से? यहां दिल्ली में DSOI क्लब के बाहर जहां हम फौजी जाते हैं, एक बोर्ड होता था साहब। जिमखाना क्लब के बाहर एक बोर्ड होता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते यहां नहीं आ सकते। अब तुमको आजादी की कीमत पता चली? और किसने दिलाई? ये चरखा काटने वालों ने,
ये नाटक है, क्योंकि अंग्रेज लिख गए, फील्ड मार्शल वेवल लिख गया कि हम गांधी की नॉन वायलेंट मूवमेंट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 साल चलाते रहे। कोई शक है? 100 साल चलाते रहे, अगर वो चलती तो आज भी शायद अंग्रेज का शासन यहां हो रहा होता, यूनियन जैक फहरा रहा होता यहां पे। लेकिन आज साहब उल्टी गंगा बह चुकी है। सुनाक साहब एक भारतीय लंदन में प्राइम मिनिस्टर है, समझ गए? एक भारतीय लंदन में प्राइम मिनिस्टर है। द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। भारत का जीडीपी आज इंग्लैंड के जीडीपी को क्रॉस कर चुका है, और अभी तो शुरुआत, अभी तो ट्रेलर है। फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ही रोट अ लेटर टू द किंग एम्परर। देखिए साहब, हमारे पास 40,000 गोरे सिपाही हैं, समझ लीजिए, हमारे पास 40,000 गोरे सिपाही हैं भारतवर्ष में। यहां पे 25 लाख भारतीय सिपाही हैं जो जर्मनों को हरा चुके हैं, इटालियंस को हरा चुके हैं, जापानियों को हरा चुके हैं। और ये 25 लाख ने अगर पत्थर भी मारे साहब, तो हम यहां टिक नहीं सकते। वी कैनॉट स्टे हियर। अच्छा है कि हम तशरीफ का टोकरा इज्जत से लेके चले जाएं, इसके पहले हमें खदेड़ के निकाला जाए। और क्या आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल ऑकिनले ने एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया। मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 बार सर्व कर चुका हूं, वहां पे है वो दस्तावेज अभी तक। और सबसे पहले देखे थे जनरल जीएन सिन्हा ने, जो पहले G3 पोस्ट हुए थे एमओ डायरेक्टरेट में, भारतीय, नहीं तो आने नहीं देते थे हम जैसे भूरे और कालों को, ठीक है साहब। उसमें लिखा हुआ था कि अगर भारतीय सेना में विद्रोह हो गया तो हमको जो है यहां से फ्लाई आउट करना पड़ेगा, फाइटिंग विड्रॉल करना पड़ेगा, जैसे अभी काबुल से हुआ, याद है आपको? जहाज पे लटक लटक के लोग जा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने बोला है, जो ब्रिटिश गोरी फौजें हैं वो शहर जहां पे एयरफील्ड्स हैं, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता वगैरह, यहां पे एकत्रित होंगी, या फिर जो जहां बंदरगाहें हैं वहां पे इंग्लैंड की फौज बाहर, गोरी फौज बाहर वो लगाएगी घेराबंदी, ताकि हमारी फैमिलीज, औरतें, बच्चे यहां से उड़ा के ले जाएं। ऑपरेशन गोंडोला पढ़ लीजिए साहब थोड़ा, इसके पहले कि आप हमें इतिहास सिखाएं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तनिक ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठीक है? और आपकी सहूलियत के लिए सब इकट्ठा कर दिया हमने यहाँ इस किताब। मैं कह रहा हूं साहब, उन्होंने इतने तक कंटिजेंसी प्लान बन गए थे, और ऑकिनले ने कहा था कि पहला विद्रोह भारतीय सेना में फरवरी मार्च में हो सकता है, स्प्रिंग 1946। और जो बड़ा विद्रोह हम अंदेशा है वो जून तक हो जाएगा। बड़ा विद्रोह, मेरे को 5 डिवीजन चाहिए, मेरे को इतने एयरक्राफ्ट चाहिए मेरे पास। उन्होंने बोला साहब 5 डिवीजन तो है नहीं, हमने तो डीमोबिलाइज करी। तो फिर साहब बोले बाय बाय कर दो, 18 महीने हैं तुम्हारे पास। ये लिखित में है साहब, ये लिखित में है। वो कह रहे हैं साहब हमको ये नॉन वायलेंट मूवमेंट का 2 धेले का फर्क नहीं पड़ता, हमको तो खुशी है कि ये भारत को नॉन वायलेंट रख रहे हैं। क्योंकि अगर अंग्रेजों को डर था 1857 के बाद, तो इसका था कि कहीं वो गदर फिर से हो गई, कत्लो गारत, खून की नदियां बह गई, तब तो 80,000 फौजों ने विद्रोह किया था ना। और कौन सी फौज ने? भारतीय फौज ने। आपको आजादी किसने दिलाई है? इंडियन आर्मी। कोई शक है किसी को? 1857 का गदर किसने किया? बताइए, बताइए। भारत की फौज ने। उस तत्कालीन, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज कहते थे, जो प्रेसिडेंसी आर्मीज थी, उन्होंने विद्रोह किया ना अंग्रेजों के खिलाफ। लड़ने वाले तो हम ही हैं, तब से लेकर आज तक। किसी को शक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बारी भी कौन से विद्रोह ने खदेड़ दिया उनको। और इस बार तो 25 लाख का विद्रोह होना था, और इस बार लीडरशिप थी पूरी। तो साहब ये जब चिट्ठी गई इंग्लैंड में, ये गई थी दिसंबर 1945 में। तो लंदन बहुत दूर था, यहां का जो गदर हो रहा था, वहां से चिट्ठी का जवाब आया, यू ओल्ड जनरल्स हैव लॉस्ट योर नर्व।
यू हैव लॉस्ट योर नर्व, आपकी पतलून ढीली हो गई है। फील्ड मार्शल वेवल साहब, फील्ड मार्शल ओकिंले साहब, आप ऐसे डर डर के मरे जा रहे। फील्ड मार्शल वेवल ने एक सिपाही की तरह जवाब दिया, इफ हिज मैजेस्टी, अगर राजा धीराज इंग्लैंड के समझते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई नर्व, इट इज योर ड्यूटी टू रिप्लेस मी दिस मिनट। अरे साहब, आप समझते मेरी पतलून खिसक गई है 40 साल की नौकरी के बाद फौज में, तो आपका फर्ज है साहब इसी वक्त मुझे इस ओहदे से हटा दें। बट यू इग्नोर माई एडवाइस एट योर ओन पेरिल। आप मेरी परामर्श को अपने भारी खतरे पे ही नजरअंदाज कर सकते हैं, मत करिए। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, ये वेवल ने लिख के भेजा। खुदा ना खास्ता साहब, आप जानते हैं 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ, बताइए कितने हमारे फिर भी जो हमारे वेटरन्स यहाँ पे है, ये साहब मैं आज तभी ये इंडियन नेवी की जो टाई है ये डाल के आया। गॉड ब्लेस द नेवी। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में भारी विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 जहाजों पर हमारे जो नाविक थे उन्होंने यूनियन जैक को उतारा, तिरंगा झंडा फहराया और अपनी तोपें अंग्रेजों के ऑफिसर्स मेस की तरफ कर दी, अंग्रेजों के लिविंग क्वार्टर्स की तरफ कर दी, और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लेकर जय हिंद का नारा लगाते हुए वो पूरे मुंबई और कराची में घूमे। जहां टिक्का गाड़ी में कोई अंग्रेज मैडम और मेम और लाड साहब देखे, उनको उतारा, टिक्का गाड़ी रोकी, उतारा, बोला जय हिंद, जय हिंद अंग्रेजों से बुलवाया। आप समझते हैं साहब, और बिल्कुल भीषण लड़ाई होने वाली थी। जब अंग्रेजों को लंदन में यह खबर पहुंची कि साहब ये तो वाकई सच बोल रहे थे, फील्ड मार्शल वेवल और ओकिनले बिल्कुल डॉट ऑन, उसने फरवरी कहा था, फरवरी में विद्रोह शुरू हो गया। अब लंदन की पतलून खिसक गई, गीली भी हो गई, ठीक है साहब। पैट्रिक लॉरेंस उसी दिन 18 फरवरी 1946 को वो जहाज में बैठ के, मतलब एयरप्लेन, नॉट इन अ शिप जिसमें कि हफ्ते लगते, वो जहाज में बैठ के वो सीधा दिल्ली आया और ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशन शुरू कर दी। किसने दिलाई आजादी आपको? ये सत्य, ये है कटु सत्य। आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 3 अल्फाज। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर ने भी जब उससे पूछा था, चक्रवर्ती ने, तो उसने क्लेमेंट एटली ने कहा 3 शब्द बोले, तो आप भागे क्यों? जब 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गई, आप 45 में आप जीत गए थे जंग, यू वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 47 में आप भाग लिए क्यों? 3 शब्द, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। किसका जवाब है ये क्लेमेंट एटली का जवाब, जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन करी। तो बिपिन चंद्रा किसके बाप का हीरो है कि वो बगैर दस्तावेज पढ़े इतिहास लिखे? क्योंकि तेरी चाटुकारिता तो ये तो आदत है ना साहब इस देश में। जब वो मुगल कोर्ट में वो 1 किलोमीटर लंबी है वो दीवाने खास, दीवाने आम वगैरह जो है, वहां पे जाके नूरे जहान चश्मदीन, ये वो यहां से लेके 1 किलोमीटर तक बोलते जाते थे। अब साहब मेरे को तो इतने चाटुकारिता के शब्द भी नहीं आते जो आप यहां से हर हिंदुस्तानी बोलता था ऐसे है झुक के ये तुम्हारी जून में आ गया। तभी ये बकवास इतिहास लिखा है, और उससे ज्यादा दर्द होता है साहब 75 साल तक आप इसको बदली नहीं कर पाए। आपको आंखें नहीं है क्या? आप पढ़ नहीं सकते? अरे साहब हमने
रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा एक लड़ाई बाकी, जो जब मैं रिटायर होके घर आया तो जो हमारे लड़के हैं वो बहुत माला भर देते हैं, आपकी गाड़ी खींचते हैं रस्सी से, और रो रो के आंखें कोई भी फौजी पूछ लीजिए बुड्ढों से यहाँ पे है लाल हो जाती आखिरी दिन जब सर्विस का होता है। तो मैं घर आया तो श्रीमती जी ने बोला बड़े मायूस लग रहे हो, तो मैंने बोला भाई आई हैव फॉट माई लास्ट बैटल, आखिरी लड़ाई लड़ चुका हूँ, 71 में लड़ा, पंजाब में लड़ा, कारगिल में लड़ा, किश्तवाड़ में लड़ा, रजौरी पुंछ में लड़ा, इधर से गोली उधर से गोली, किसी की अंतड़ी बाहर, किसी को हाथ पकड़ रहे तो वो बेचारा आखिरी बार पानी मांग रहा है, किसी को आखिरी बार पानी पिला रही है, ये सब देखा। लेकिन मैंने कहा अब आई हैव फॉट माई लास्ट बैटल। तो श्रीमती जी ने बड़े धीमे से बोला, शी इज ऑलवेज राइट, लेट मी टेल यू, द लेडी इज ऑलवेज राइट। कहती है अगर मैं आपको जानती हूँ तो ये लड़ाई तुम्हारी खत्म नहीं हुई है। और साहब वही है। फिर मैंने कहा अब आजाद हिंद फौज की लड़ाई लड़नी है, आजाद हिंद फौज तो उसकी इज्जत लौटाने की लड़ाई लड़नी। साहब मैं जनपथ पे जाके नारे लगाए, हमने जो राजपथ जो होता था कर्तव्य पथ पे हमने वो है मोटरसाइकिल रैलीज कराई, मुंबई में कराई, ठीक है साहब। और मुझे बड़ी खुशी है साहब कि पहले हमारा नारा था, पहले रिक्वायरमेंट थी कि रिपब्लिक डे परेड पर हमारे जीवित आजाद हिंद फौज के सैनिकों को वापस लाओ। और साहब मुझे बड़ी खुशी है 2019 में वो पहली बार आजाद हिंद फौज राजपथ कर्तव्य पथ पर हमारे सैनिक आए। लालटी राम जी थे, अब नहीं है हमारे बीच में, परमानंद जी थे, वो है अभी, और एक हमारे वो जो थे वो चल बसे, लेकिन उनका सिर्फ वेट कर रहे थे कि मैं रिपब्लिक डे परेड में जाऊं, और फिर उन्होंने अंतिम सांस। भागमल जी, सिपाही भागमल केवल उनकी सांसें अटकी थी। थैंक यू, तभी तो फौजी हमने आज याद किए यहाँ पे, क्योंकि फौज की लड़ाई फौज ही लड़ेगी, सीधी बात, और कोई नहीं लड़ेगा साहब हमारी लड़ाई, हमको खुद लड़नी पड़ेगी। तो साहब हमने उस वक्त रिक्वेस्ट किया था, मैं बड़ा आभारी हूँ मोदी जी का, भारतीय सेना के चीफ साहब का, उस वक्त रावत साहब थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, राष्ट्र वो जो हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और हम राजपथ पे इनको ला सके। फिर हमारी बड़ी रिक्वेस्ट थी कि जो प्रधानमंत्री जी 21 अक्टूबर जिस दिन उन्होंने आजाद हिंद की सरकार हुकूमतें जो है हिंद का उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, उस दिन वो लाल किले में आए, झंडा फहराएं हमारे बुजुर्गों के साथ आईएनए के। और लालटी राम जी फिर थे वहां पे, अब वो भी चल बसे हैं, हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आए, आप भी थे, ठीक है। और हमने वहां पे जो है वो झंडा मोदी जी ने फहराया, प्रधानमंत्री जी ने फहराया 21 अक्टूबर जिस दिन असली आजादी हमको मिली, ठीक है। और उसके बाद साहब हमारी बड़ी मांग थी कि साहब नेताजी की जो मूर्तियां है वो हर चावड़ी बाजार में लगा दी गई है ना, जहां गंद पड़ा है, जहां सुअर घूम रहे हैं, वहां पे नेताजी की मूर्ति आपको मिलेगी। और बाकी जगह 11 मूर्ति, 3 मूर्ति, पता नहीं कहां कहां जो मूर्तियां हैं, और ये उद्यान और वो उद्यान, वह सब एक परिवार की मूर्ति हैं, गांधी नेहरू, नेहरू गांधी, गांधी नेहरू, और कोई है ही नहीं, और किसी ने कुछ किया ही नहीं। दिखती हैं भगत सिंह की मूर्तियां, छोटे छोटे गांव कस्बों में मिलेंगी आपको, छोटे छोटे चावड़ी बाजार में, द्वारका के किसी कोने में, वहां जा बेचारे आप जैसे मेरे जैसे पुराने सिपाही या वो बुढ़े वो लगा जाते, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, इससे बड़ा झूठ कोई है। जब विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 को, तो अंग्रेज दुम दबा के भागे, दुम दबा के भागे, और 15 अगस्त उनको 18 महीने थे, वो एक ही साल के अंदर उठ के चल दिए वहां से। लेकिन साहब सबसे बड़ी त्रासदी ये है भारत वालों, आजादी दिलाई नेताजी और आजाद हिंद फौज ने, मलाई किसने खाई? अंग्रेजों के
तलवे चाटने वालों ने, एंग्लोफिल लीडरशिप लेड बाय नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू। और जो पहला काम उसने किया, 1947 में गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड लुई माउंटबैटन। अरे 200 साल की गुलामी काफी नहीं थी यार तुमको? मतलब तुम्हारा दिल तंग नहीं आया, उफ तौबा नहीं निकली? पहला जो आदेश आपने दिया कि हमारा पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज होगा। हम तो कर ही नहीं सकते साहब, हम तो काले कुत्ते हैं, भूरे कुत्ते हैं या छबरे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम हो गए, हम नहीं। तुमने एक अंग्रेज को चुना। मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेडीज हैं यहां पे, आगे रिश्ता क्या था या क्या नहीं था, ठीक है साहब। एक अंग्रेज आपने चुन दिया। अरे पाकिस्तान भी तो एक दिन बाद आजाद हुआ था। पहला गवर्नर जनरल कौन था पाकिस्तान का? मोहम्मद अली जिन्ना, एक पाकिस्तानी। तुमको एक हिंदुस्तानी नहीं मिला। अरे तुमने 150-200 साल तो वो तलवे चाटने की आदत नहीं गई। एक अंग्रेज तुमने चुना और उसका पहला आदेश था आजाद हिंद फौज का एक भी अफसर, जैसे और सिपाही भारतीय सेना में वापस नहीं लिया जाएगा। अरे वो तो छोड़ दीजिए साहब, उन्होंने सोने पे सुहागा, ये जो छोटे मोटे बता रहे हैं बेचारे कि इनको जो कुछ बचे खुचे उन्होंने दे दिए 1700 रुपए, ये वो, इनकी पेंशन रोकी, पूछो, ताकि भूखे मरे, बर्तन मांजने पे मजबूर हो जाएं। पेंशन रोक दी साहब। और कब मिली पेंशन मालूम है? 1977, जब जनता सरकार आई थी, 1977। साहब हमारी बहुत इच्छा थी कि नेताजी को प्राथमिकता दी जाए, नेताजी का बलिदान, योगदान एक्नॉलेज किया जाए। और तब ये जो पुतला, ये जो कैनोपी है इंडिया गेट के पीछे, वहां पहले किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। हमारे लोगों ने, सरकार ने नहीं हटाया। 1950 की दशक के आखिर में भारतीय लोग गए, उन्होंने उखाड़ के वो मूर्ता वहां से वो मूर्ति फेंक दी कि हमको अंग्रेज की मूर्ति यहां नहीं चाहिए। राजपथ, राज खत्म हो गया, ये मूर्ति भी ले जाइए। और उस वक्त बातचीत चल रही थी कि मैडम गांधी की जो मूर्ति है वो उस कैनोपी के नीचे लगाई जाएगी, और वो बनी भी था। लेकिन देखिए देवी जी का कितना दैवयोग है कि वो मूर्ति बड़ी थी, कैनोपी में फिट नहीं आती। वो मूर्ति कैनोपी में फिट नहीं आई, वो कैनोपी खाली थी। फिर हमने मोदी जी से अनुरोध किया, सरकार से अनुरोध किया। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, और आज 28 फुट की, 80 टन की ब्लैक ग्रेनाइट की नेताजी की मूर्ति राजपथ, अब कर्तव्य पथ पे शान से खड़ी है। जैसे हमारी भी डिमांड है, यहाँ जो सबका सनानी अभी हमने स्मारक बनाया है, यहाँ भी नेताजी की मूर्ति के बारे में सरकार ने कई बार बोल दिया, यहाँ भी बनी है। मैं मंत्री जी भूतपूर्व से जरूर निवेदन करूंगा कि ये आवाज पहुंचाए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक। लेकिन आज हम इकट्ठे हुए हैं एक खास कर्तव्य के लिए। तभी मैंने इनसे अनुरोध किया कि एसएस यादव साहब की पुण्यतिथि से ज्यादा अच्छा कोई पावन दिन नहीं हो सकता, जितना उन्होंने किया आजाद हिंद फौज के लिए शायद ही किसी और ने किया। इसलिए मैं आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, आप सब की ओर से, हम वेटरन्स की ओर से, आजाद हिंद फौज के वेटरन्स की ओर से एक निवेदन करते हैं। मोदी जी, आपने नेताजी की मूर्ति कर्तव्य पथ पर लगाकर रिहैबिलिटेशन और इतिहास को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम चाहते हैं, हमारी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब इस प्रक्रिया, ऐतिहासिक प्रक्रिया को पूर्ण करें, टेक इट टू कंप्लीशन, टू फ्रूइशन। और कैसे? हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये आप ही कर सकते हैं। आप ही ने ये शुरू किया, 75 साल कुछ नहीं हुआ। हमारी आपसे अनुरोध है कि जो 26,000 शहीद हैं,
जो 26,000 शहीद हैं आजाद हिंद फौज के, उनके लिए दिल्ली में राष्ट्रीय कैपिटल में एक शहीद स्मारक, एक वॉर मेमोरियल बनाया जाए। एक वॉर मेमोरियल बनाकर उनकी भटकती आत्माओं को शांति मिलेगी। हर पूर्वज का हम त्रास और तर्पण करते हैं। हम कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान जाकर त्रास और तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का। ये हमारे धर्म की रीति रिवाज। उन आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ये जो वॉर मेमोरियल है वो ना बनाएं। मैं आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि नेताजी जब उनको मालूम था कि अब ये जंग खत्म होने वाली है, तो उन्होंने खुद सिंगापुर में एक वॉर मेमोरियल आजाद हिंद फौज का बनाया था। 3 खंभों वाला वॉर मेमोरियल था। इत्तेहाद, इत्माद, कुर्बानी, ठीक है, जो इनके मोटो थी वो एक एक खंबे पे वहां पे लिखी थी और उस पे नाम थे हमारे शहीदों के। और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था जुलाई 1945 में। अगस्त 1945 में द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ, जापान पे एटम बॉम्ब गिरा, जापान ने सरेंडर कर दिया, ठीक है साहब। और उसके बाद अंग्रेज आए माउंटबेटन के साथ। नेहरू जी जो है वो सिंगापुर आए थे। वहां के भारतीय मूल के लोगों ने बोला, श्रीमान आप जरा जाने की कृपा करेंगे, वहां मत्था टेकेंगे शहीदों का जिसकी वजह से आपको आजादी मिली। हाँ जी मैं जरूर जाऊंगा। तो वो जाने वाले थे तो वहां से माउंटबेटन का फोन आया, जवाहर यू विल नॉट गो। खत्म, जवाहर तुम नहीं जाओगे। जवाहर नहीं गए। माउंटबेटन ने हमारे इंजीनियर्स को वहां भेजा फौज के। पूरे शहीद स्मारक के ऊपर डायनामाइट लगाया गया और उसे उड़ा दिया गया। तुम्हें 75 साल लग गए फिर बनाने में, क्यों? तुम्हारी अंग्रेजों से थर-थर कांपते हो क्या? लॉर्ड माई बाप को क्या उसके आतंक को तुम उसको भूल नहीं सके? आर यू सो स्कैर्ड? डर है तुमको किसका? अरे हमारा ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर है, एक हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर है। अब डरने भय छोड़ दीजिए, वो करिए जो आपको 75 साल पहले करना चाहिए था। सिंगापुर के भारतीय मूल के लोगों ने, ये सुन लीजिए, सिंगापुर के भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्चा 1985 में एक वॉर मेमोरियल सिंगापुर में दोबारा बना दिया। मलेशिया के लोग यहां आए, हमारी नौकरशाही के पास हाथ पैर जोड़ते रहे कि साहब हमको एक मेमोरियल बनाना है कुलालंपुर में INA का, आप मदद करिए। तो किसी ने सुनी नहीं। वो ठीक है साहब रहने दीजिए, हम समझ गए। उन्होंने जेब से पैसे खर्चे करे और अब वो कुलालंपुर में बना रहे हैं आजाद हिंद फौज का शहीद स्मारक। रह गए केवल आप और मैं। इसलिए हमारे देश के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन पे जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचेगी। अगर किसी वजह से नौकरशाही रोकती है तो हमने एक कैंपेन शुरू किया है फेसबुक पे, ट्विटर पे। प्लीज आपको अब एक क्लिक के ऊपर आप प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच सकेंगे। कोई 26-27 हजार सिग्नेचर हो गए हैं हमारे कैंपेन पे। प्लीज वापस जाइए, प्लीज टच द बटन, प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों सबको बोलिए कि वो करे ताकि हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंच जाए और इसी वर्ष हमको एक आजाद हिंद वॉर मेमोरियल नसीब हो। जय भारत, जय हिंद।